कुछ पथ्य पथ्य के लिए कुछ बातें किया था, बाकी बच गया था। घी तेल मसाले वगैरह तक हुआ था, मसाले तक हुआ था, घी दूध का भी हमने बोल दिया था आपको। अभी आपको ऑयल बता रहा हूं मैं, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, हर रसोई में तेल का तो उपयोग होगा ही। तो पथ्य तेल कौन से है, अपथ्य तेल कौन से है, लिख लो जरा। तो सबसे पहला आता है तिल का तेल, सूरजमुखी का, नारियल का तेल, और कभी कभार यूज कर सकती है कार्पस ऑयल या कॉटन सीड ऑयल। अभी ये कार्पस ऑयल है ना, ये भले ये शीतपीरी दो ही तेल शीतपीरी है, सूरजमुखी का तेल और ये एक कोकोनट ऑयल। लेकिन कपास ऑयल भले शीतपीरी है, लेकिन हम लोग यूज करने का पसंद कर, मार्केट में जो भी खाना मिलता है सब ये फास्ट फूड वगैरह जो भी बनता है, नमकीन वगैरह, मिठाई में भी ये लोग डालते हैं। तो हो सके तो उसको अवॉइड करना है। मेरे हिसाब से ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल है। अभी रिसर्च करना बाकी है, देखते हैं। You lost your network. એ બધું બોલ तो तो ये कोकोनट ऑयल जहां तक हो सके वो अच्छा रहेगा अम्ल पित्त के में। दूसरा नंबर आता है तिल तेल, तीसरा नंबर मूंगफली का तेल, और चौथा नंबर आता है सूरजमुखी का तेल। कॉटन सीड ना ही यूज करो तो अच्छा रहेगा। अब कौन सा नुकसान करने वाला है, ये राई का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल, चावल का तेल, ये मक्का का तेल, ये सब से हमें बचना है। अब पामोलिन ऑयल देखो, ये घी है, वो घी के वर्ग में आता है, लेकिन पामोलिन ऑयल में से ही बनता है। तो ये वनस्पति घी या डालडा घी जो भी बोलते हैं, सपोला ऑयल है, ये सारे रहेंगे। लेकिन अम्लपित्त के पेशेंट को उसको छूना ही है। फिर आता है मुखवास, कौन से मुखवास लेना है। देखो अम्लपित्त के पेशेंट में मुखवास हम लोग घर पर बना हुआ लेते हैं, और बहुत गिने चुने मुखवास ही उसमें यूज किया जाता है। उसका मुखवास का मैं कभी दूसरे लेक्चर में आपको दूंगा। मैं उसका अम्लपित्त का खास मुखवास बना के हम लोग पेशेंट को रेकमेंड करते हैं। वो उसका आप घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में नहीं मिलने वाला। लेकिन उसका अलग से मुखवास आपको लेकर, आपको सिंगल ड्रग का बता रहा हूं मैं। सौंफ है, सबसे बढ़िया आता है सौंफ। दूसरा है गुलकंद, फिर खरबूजे का बीज, ये वाटरमेलन सीड आता है, फिर तरबूजे का बीज है, ये सब आपका लौंग है। फिर ये इमली की गुठली है, अमली की गुठली है, आम की गुठली है, इमली के बीज है, चिंचा, चिंचा पानक बोलते हैं, तो ये चिंचा का बीज है, उसके पकौड़े बनाए जाते हैं, तो वो अच्छा रहता है खाने में। फिर इलायची है, लौंग है, ये सब खाना है। अभी आजकल क्या होता है, पान मसाले, गुटके, फिरनी, तंबाकू है, सिगारेट है, जर्दा है, सिगारेट, बीड़ी, चलम, हुक्का, ये सब नहीं लेना है। सुपारी वगैरह हो गया, जो ये अजवाइन है, वो आपको अजवाइन वाला मुखवास बनाती है। तिल और अजवाइन का मुखवास बहुत प्रचलित है, लेकिन अम्लपित्त के पेशेंट में अजवाइन का मुखवास नहीं देना चाहिए। फिर अदरक, सूखी अदरक है, मीठी वाली हो या मसाले वाली हो, चटपटी जो छुहारे वगैरह है, ये सब नहीं खाना है। पान मसाले है, जो भी कैंडीड फ्रूट है, हम लोग ये बेल का फल वगैरह का जो कैंडी बनाते हैं, आंवले का कैंडी बनाते हैं। देखो आंवला अच्छा है, शीतवीर्य है, लेकिन कई बार हमने शीतवीर्य होने के बावजूद उसका नुकसान होते हुए भी देखा है। तो उसका यूज कम किया करो, अच्छा रहेगा। फिर मसाला तिल है, भुनी हुई अदरक है, वो खट्टी और चटपटी जो अदरक बनाते हैं वो नहीं खाना है। फिर चॉकलेट्स है, वेफर्स है, वो आइसक्रीम है, खाने के बाद आजकल वो ये डिनर में केवल लंच के बाद वो कई बार लिया जाता है। और फिर वो दाना दाल वगैरह है, वो भी नहीं लेना है। जितना आपको ये शीतवीर्य है वो सब आप ले सकते हैं, उष्णवीर्य कुछ भी मत लो, है ना। अब फिर आते हैं अभी मिठाई के ऊपर। देखो ये पहले मैंने मुखवास का बताया, अभी मिठाई बता रहा हूं मैं, लेकिन वो मेडिसिन का वैल्यू है, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है ना। तो ये मिठाई कौन सा लेना है वो हमें समझना है, नहीं खाना है, सब कुछ बंद करना है, ऐसा नहीं है।
तो वो अभी हम लोगों का आयुर्वेद शास्त्र में जो बताया कि नारिकेल खंड पाक, वही हमारा आयुर्वेद में जो बताया उसमें थोड़ा मेडिसिन ज्यादा पड़ता है, लेकिन हम नारियल का बर्फी या कोपरा पाक बोलते हैं वो ले सकते हैं। तो नारियल खंड का ही वो होममेड स्वरूप है, वो ले सकते हैं। फिर लौकी का हलवा है ना, कद्दू का वो पाक बनाते हैं, या कद्दू का जो पेठे मिलते हैं वो अच्छा रहता है। फिर वो बॉम्बे आइस हलवा बनता है ये सिंघाड़े के आटे से, वो भी अच्छा रहता है। दूध है, दूध की बनी आइटम आप ले सकते हैं, साबूदाना की खीर है, चावल का खीर है, वो उतना नुकसान नहीं करेगा, है ना। फिर ये लापसी है, ओरमा है, वो गुजरात के जो चूरमा का लड्डू बनाते हैं, भले ही उसमें गुड़ है, वो पित्त कारक बताए विदाई है, लेकिन उसके साथ मिला जाता है घी वगैरह है तो थोड़ी मात्रा में चलता है, लेकिन अकेला गुड़ का उपयोग मत करना, वो आपको नुकसान करेगा। फिर राजीगरा का हलवा है, जैसे ये बॉम्बे आइस हलवा है तो इस तरह से राजीगरा का हलवा है, हलवासन है, ये सब दूध में से बनता है। ठीक है, दूध और दूध से बनी कोई भी चीजें हैं तो आपके लिए पथ्य ही रहेगी। फिर ये फालूदा बनता है तो वर्मीसिली सेव का जो हम बनाते हैं वो भी अच्छा रहता है। फिर ये बिना खोया वाली जो भी बंगाली स्वीट है, लेकिन वो उसमें ध्यान रखना है, मार्केट में जो मिलता है उसके बदले आप घर पर छेना बनाओ, उसमें से आप एक बनाओ। बाकी मार्केट में जो मिलेगा वो प्योर ये उसमें नहीं मिलता है पनीर का, वो सोयाबीन का पनीर यूज करेंगे, सोयाबीन का मिल्क निकाल के, तो उसे बचना है ना। फिर ये आंवले का कैंडी नहीं खाना है, लेकिन आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। देखो ये मुरब्बा हम घर पर बना सकते हैं, जैसे आम का मुरब्बा बनता है ठीक उसी तरह आम का भी आंवले का भी मुरब्बा बना सकते हैं। वो शीतवीर्य है, वो किसी को भी कभी भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आंवले का कैंडी या मसाला आंवला या नमकीन वाला आंवला वो खाएगा, एसिडिटी बढ़ा देगा, ये ध्यान रखना है थोड़ा। अब कौन सा मिठाई नहीं खाना है, देखो हर एक मिठाई का नाम तो नहीं पॉसिबल बनेगा, लेकिन जो भी मिठाई में मैदा, बेसन, चना और उड़द का दाल का आटा पड़ता है, ये 4 आइटम में से बनने वाली कोई भी मिठाई चाहे घर की हो या बाहर की हो मत खाना। गुरुजी फिर से बताइए। देखो ये मैदा, बेसन, चने की दाल, फिर उड़द का दाल, ये 4 चीजों में से बना हुआ कोई भी मिठाई चाहे घर का हो बाहर का मत खाओ। और उसके बदले आप दूध की मिठाई ले सकते हो, है ना। फिर दूध पाक हो गया, ये रबड़ी है, तो ये कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन दूध पाक और रबड़ी है वो आपको एकदम गुरु बन जाएगा। क्यों, देखो एक सीधा साधा आपको याद रखना है, जो भी खाना मिठाई हो या नमकीन हो या कोई सीधा साधा सब्जी ही खाना है, जिसका जितना ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा उतना वो गुरु और विष्टम भी होगा, अभिसंधि होगा। खास करके अग्निमांद्य के पेशेंट है या अम्ल पित्त वगैरह, उसमें तो वो नहीं यूज करे, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये खीर है वो आधे घंटे में बन जाएगी, लेकिन दूसरा है उसको 2 घंटा लगेगा, और बासुंदी बनाने में उसके और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो लंबे प्रोसेस वाला खान पान बनेगा, जो भी चाहे घर का हो बाहर का हो, है ना, तो वो आपको वो परेशानी में डाल सकता है ना। तो लंबी प्रोसेस वाला और ये 4 चीजों में से बनने वाली कोई भी स्वीट नहीं खाना है। फिर वो श्रीखंड हो गया, बासुंदी है, थाबड़ी बोलते हैं, पेड़े हैं, बर्फी है, फिर वो बेकरी आइटम जो केक है, पेस्ट्री है, उसे बचना है। कभी कभी कभार महीने में एक आध बार एक पीस ले लिया चलता है, लेकिन रोज रोज मत खाना भाई। टोस्ट है, बिस्कुट है, ये सब नहीं खाना है। फिर ये मकर संक्रांति में ये तिल के गजक, तिल के लड्डू, तिल पट्टी बनाते हैं। फिर वो तिल और तिल की सानी बनती है, संस्कृत में उसको पिन्याक बोला है। वो हमेशा विरुद्ध ही रहेगा, विरुद्ध आहार। आपको ये अम्ल पित्त का सबसे पहला रीजन भी है विरुद्ध आहार, उसमें ये सबसे फेमस वो एग्जाम्पल भी है। अलग इग्नोर करके सब लोग खाते रहते हैं, तो कम से कम अम्ल पित्त के पेशेंट में उसको याद करके ये बंद कराना। तिल का गजक, तिल पट्टी, तिल के लड्डू, तिल का पाक, फिर वो नैवेद्य में लगाते हैं भगवान को, तिल और गुड़ का पाउडर करके तलवट बोलते हैं ना, तो उसका तिल का पंजरी वगैरह है। आप पंजरी बनाकर शक्कर डाला तो उसे खा सकते हैं, लेकिन गुड़ वाला तिल का पंजरी कभी नहीं खाना है। फिर ये गेहूं का जो राब बनाते हैं गुजरात में,
तो उसको शिकंजी बोल सकते हैं, गेहूं के आटे से बने। तो उसमें गेहूं, गुड़ और घी तीनों होता है, लेकिन वो विदा ही है। तो आज घंटे में आपको अम्ल पित्त करेगा, नहीं खाना है कभी भी। फिर आइसक्रीम है, जितने भी आइसक्रीम है, ये पैक्ड फ्रूट है, जो होता है ना वो मसाला वाला, मसाला सिंह वगैरह है, जो भी कंपनी में फैक्ट्री में जो भी है, वो स्वीट और नमकीन नहीं खाना है। और जितने भी सारे शादी ब्याह या भंडारा जो भी खाना बनता है, वो फ्रूट है, वो बंद रखना है। खास करके ये जो मृत्यु है ना, उसको तो अवॉइड ही करना है। उससे अम्ल पित्त करोगे तो ये सब करना होगा। फिर भोजन है ना, ये आपको ये मिठाई की बात हो गया। अभी आपको डाइट मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ। हल्का खाना, लघु आहार लेना है, सुपाच्य खाना लेना है, और हमारी प्रकृति के जो अनुकूल है वही खाना खाना है, घर का बना लेना है और ताजा खाना खाना है। बस इतना ही याद रखो। बाकी वैरायटी जो भी घर की बनी होगी आपको अच्छे से आपको फायदा देने वाली होती है, वो उसमें कोई शक नहीं है। अब फिर आयुर्वेद में जो आहार विधि विषय जो बताया है, उसके जो भी स्टेप्स है उसको जितना हो सके फॉलो करते तो अच्छा रहता है। तो आहार विधि और पथ्य पथ्य दोनों को समझ करना है तो उसका आउटपुट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अकेला मेडिसिन दे दिया या कर दिया, ऐसे वो होता है ना। तो ये आहार विधि कैसे बोला कि एकांत में खाना है, तो अपने परिवारजनों से जो बना हुआ वो खाना खाना है, शांत चित्त से खाना है। अभी आजकल टीवी देखते हुए, मोबाइल वगैरह देखते हैं, तो उसका वो खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि उसका उसके ऊपर एकाग्रचित्त से वो खा नहीं सकते, है ना। सर एक मिनट होल्ड करूं सर। हेलो हेलो, हाँ सर आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। हाँ सर आप कैमरा ऑफ कर दीजिए सर, आपकी साइड में आज नेटवर्क लूज है सर। आप बिना कैमरा के कंटिन्यू कीजिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है जी। और आपसे एक विनती ये है कि थोड़ा स्लो बोले ताकि लिखने में आसानी। आज बहुत टूट रही है गुरुजी, कुछ अभी समझ में नहीं आता। हाँ, वो वेलोसिटी देखो, ओके ओके, वो स्लो बोलने की आवश्यकता, क्योंकि आप रिपीट सुन लीजिएगा गौतम जी, इसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिपीट सुन लीजिएगा। जी जी धन्यवाद। भोजन पथ्य तो उसका मैं आपको बिल्कुल अभी जो पथ्य बात करते हैं उसका वो पथ्य में जाएगा, एकदम है, जो हमारी प्रकृति के विपरीत है उसको खाना नहीं है। का या वाले है, मेस का, होटल का, कैंटीन का, कोई बाहर का खाना नहीं खाना है। तो थोड़ा ध्यान रखना। फिर मनोभाव के ऊपर भी ध्यान रखना है। जब भी देखो आप काम, क्रोध, लोभ, ऐसा जो उद्वेग है, चिंता है, तनाव है, उससे आप ग्रसित हुए और उसके बाद अगर आप ये खाना लेते हैं तो वो आपको पचने वाला नहीं है। फिर हमारे विरोधी या शत्रुओं का भेजा गया या उसके द्वारा परोसा गया, उसके द्वारा ऑफर किया हुआ खाना कभी नहीं खाना है, चाहे कुछ प्रसाद भी है, उसको करना है। तो क्रोधी है, विरोधी है, ये राजद्रोही है, ऐसे लोगों से हमें खाना कभी नहीं लेना है। तो फिर दूसरा, ये हर एक प्रकार के है, हम लोग जो बोलते हैं कि घर का बना है थोड़ा तो तल ले सकते, लेकिन एक भी अचार, रायता, चटनी, पापड़, संभारे, ये सलाद वो नहीं खाना है। नेटवर्क पत्ती की जगह सुन तारो के ऊपर से नेटवर्क છે કે નહીં? હા છે ને, આમાં you lost your network. એ બોલે છે, એ ભલે બોલતા ક્યાં નહીં છે? ઈ અગર આ લોકો બોલે ને મીટિંગ में, फिर अभी सर आप जो संधान की जो है सर वीडियो ऑफ कर लीजिए आप, निर्मल सर वीडियो ऑफ कर लीजिए, नेटवर्क की इश्यू आपके साथ। हाँ, तो
अभी ये आपको जितने भी ये फर्मेंटेड जो चीजें है आयुर्वेद में उसको संधान क्रिया कहा है, ठीक है। तो संधान क्रिया से बनने वाले जो भी खान पान है, ये इडली, ढोकला, डोसा, ये खांडवी है, जो दही बड़े है, जो बनाते फर्मेंट करके, मेदू वड़ा, तो उससे बचना है। और ये बेकरी आइटम है वो भी फर्मेंटेशन से बनता है, तो ढोकला, इडली वगैरह, पाव भाजी है, वो सब बंद रखो। तो फिर भुना हुआ तना बासी खाना, गुरुजी की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। शायद गुरुजी लेफ्ट हो गए, शायद टूट गया कनेक्शन। तो आ गए दोबारा। अभी इसका, हाँ, तो ये जो स्वीट वाला है वो खान पान का है, उसको हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है ना। फिर जो घर का बना खाना है वो भी 2 या 3 घंटे के अंदर उसको यूज करना है। देखो गीता जी में भी कहा है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो 3 घंटे के बाद वो बासी हो जाता है। सुबह का खाना दोपहर का खाता है, दोपहर का बना रात को खाते हैं, वो सब आपको परुषितान की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये जो भी खान पान है उसको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे खाना, कौन कौन सा खाना सिलेक्शन करना है। आपको मोटे तौर पर ये बता देते हैं, सिग्नल है हमारे लिए। फिर ये मांसाहार वगैरह है वो विरुद्ध आहार है, उससे भी हमें बचना है। फिर ये सब्जी वगैरह है, वो नमकीन है, केले है, जो भी बनी है 2 घंटे के अंदर उसको खत्म करना है, फिनिश कर देना है। कम से कम अम्ल पित्त के पेशेंट को तो वो बासी खुराक नहीं खाना है। अभी आते हैं हम लोग ये नाश्ते के ऊपर। अभी नाश्ते का सबसे बड़ा सबको सवाल रहता है कि कौन सा नाश्ता किया जाए। तो देखो हल्का खाना है, उसमें ये पोहा वगैरह खाएगा तो वो हजम नहीं होगा जल्दी से। दोनों ये देखो मुरमुरे और पोहे दोनों आपको बनेंगे किससे, चावल से। लेकिन मुरमुरे आप खा सकते हैं, पोहा खाएंगे तो वो अम्ल पित्त कर सकता है, वो विदाही बन सकता है, उसका विपाक है वो विदाही बन सकता है, वो अम्ल पित्त बन सकता है। तो ये थोड़ा संभालना है। फिर घर का बना खाकरा है, दूध और पोहा है, ले सकते हैं, लेकिन कभी कभार लेना है। और पेठे खा सकते हैं, नारियल का पाक या नारियल का बर्फी, ये कोपरा पाक बोलते हैं, वो ले सकते हैं। लौकी का हलवा है, और फिर शक्कर वाला दूध लेना है। देखो मिश्री और शक्कर का भी आपको पहले बोल चुका है मैं। फिर ये उबला हुआ ये जो भी सीरियल है उसमें आपको उसका सूप या सब्जी, उसका तड़का लगा के उसको रोटी के साथ या उसको भाकरी के साथ ले सकते हैं। फिर पोहा बटाटे है तो वो भी आपके लिए अच्छा रहता है। रवा का जो बनता है, सोजी का उपमा, उसे तो ये बेहतर रहता है। अभी कौन से नाश्ते नहीं करना है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सभी लोग इसको ध्यान रखना है। ये जो भी पूरी, पराठे, थेपला, ढेबरा, ये कटलेट, समोसे, सैंडविच, ये भेल वगैरह जो फास्ट फूड और ये जंक फूड है वो नहीं खाना है। खास करके गुजरात में तो पराठे और दूध उसको रात को खाते हैं, चाय और पराठे खाते हैं, तो वो आधे घंटे के अंदर वो एसिड बना देता है, वो नहीं खाना है, ठीक है। अभी ये गाठिया है, चिवड़ा है, पॉपकॉर्न है, वेफर्स है, खारे सिंह है, फिर ऑमलेट है, ऐसे वो सब फिंगर चिप्स जो बताइए चाइनीज वगैरह का नाश्ता खाते रहते हैं। और चटनी है, जैम है, सॉस है, अलग अलग तरह के कितने 8-10 प्रकार के सॉस तो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं। बाकी कसर जो रह जाती है तो नेट पर पूरी कर देती है। तो जो भी सॉस बनता है बहुत संभाल के खाना है, ना खाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, वो सब शरबत है। देखो शरबत का मैं आगे बताऊंगा, मैं चिकित्सा में वो शरबत बहुत फायदेमंद है। लेकिन मार्केट का बना जो सेक्रिन वाला, आर्टिफिशियल कलर वाला, एसेंस वाला, वो शरबत आपको मना करता हूं। सामने दूसरा शरबत एक नहीं 25-30 शरबत आपको मैं बताऊंगा मैं, वो मेडिसिन का है, मेडिसिन वैल्यू है उसका, ठीक है। तो ये शरबत, कोल्ड ड्रिंक से आइसक्रीम वगैरह मत खाओ। दूसरा बताइए मेडिसिन, कुछ लोग है ना ये घर में बना हुआ कुछ ये त्रिफला वगैरह बना के वो खाते रहते हैं, रसायन चूर्ण वगैरह। तो कौन सा मेडिसिन सबसे बढ़िया रहेगा,
मेडिसिन में, उसका सिलेक्शन आपको बता रहा हूं मैं। उसमें सबसे अच्छा सिलेक्शन है यष्टि मधु, ये जेठी मध है ना, यष्टि मधु है, आंवला है, ये धमासा है, वो सुगंधी वाला। देखो आंवले का कैंडी नहीं खाना है, लेकिन पाउडर खाने से उसका नुकसान नहीं बचता, क्योंकि उसमें चीनी नहीं आता ना। तो आपको कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कभी साहब मना करते हैं, कभी साहब आपको छूट भी देते हैं, लेकिन कौन से फॉर्म में, कौन सी ये कल्प में आप यूज करते हो वो भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, फिर ये सुगंधी वाला है तो उसका वो शरबत ले सकते हैं। फिर जीरा है, सौंफ का पानी ले सकते हैं, सौंफ वो बहुत अच्छा रहता है, उसका शरबत बना सकते हैं। फिर कपूर वाला वो सौंफ का या सुगंधी वाला का वो शरबत बना कर ले सकते हैं। फिर गुलकंद है, उसको रोटी के साथ खाते हैं तो वो अच्छा रहता है। कई पेशेंट को हम लोगों ने गुलकंद को पहली रोटी को गुलकंद के साथ खिलाते हैं, लेकिन वो घर पर बनता है तो बहुत बढ़िया रहता है ना। फिर चिरायता है, सुदर्शन है, जो किरातनिकता है वो भी अच्छा है, वो हमारी संप्राप्ति है। आयुर्वेद की जो अम्ल पित्त का संप्राप्ति बताए, उसका संप्राप्ति का सीधे सीधे विघटन करता है ना। तो अम्ल, लवण और ये कटु रस का जो है अम्ल पित्त कारक है। मधुर, तिक्त और कषाय है रस का जो भी प्रसन, फिर वो खान पान हो या औषधियां हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा मेडिसिनल वैल्यू का काम करता है। ठीक है, तो ये सब आपको खाना है। देखो मधुर रस है उसको, वो तो कभी कभार अब गलती करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि वो आजकल चीनी यूज करते हैं। मार्केट में भी ये सब अविपत्तिकर होता है तो वो सब चीनी डालते के बना देते हैं, तो वो आपको अम्ल पित्त को ठीक करने के बजाय अम्ल पित्त बढ़ा देगा, क्योंकि वो चीनी का विपाक है, वो विदग्ध होता है, वो अम्ला बन जाता है। वो नहीं खाना है, मिश्री ही खाना है। ठीक है, तो वो आपको फायदा करेगा। तो चीनी वाला आपको खाना है, लेकिन वो शरबत वगैरह है वो ये चीनी वाला बंद कर देना है, वो मिश्री वाला लेना है। फिर कौन सा ये इसमें अपथ्य है मेडिसिन। देखो सप्लीमेंट हम लोग बहुत यूज किया जाता है आजकल, ये उसमें विटामिन सी की सप्लीमेंट्स है। विटामिन सी का सप्लीमेंट कोई भी लेता है तो अम्ल पित्त बढ़ा देगा, उसमें वो सब एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह वो सब एसिड है, सब जानते हैं। तो विटामिन सी का यूज बहुत कम करना है आपको। आंवला उसमें एक्सेप्शन है, आपको जरूरत पड़ता है तो आंवले का पाउडर ले सकते हैं या उसका टैबलेट ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा भी चलता है। फिर आयरन का सप्लीमेंट है, कैल्शियम का सप्लीमेंट है, एस्पिरिन वगैरह है, ब्रूफेन जो भी पेन किलर है, ब्रूफेन है वगैरह है, वो भी आपको एसिडिटी बढ़ा देगा। आपने अक्सर देखा होगा जो भी ये अम्ल पित्त का पेशेंट है उसको पेन किलर का मेडिसिन कोई भी खाएगा तुरंत उसको एसिडिटी होता है। और वो जिसको नहीं होता है तो भी जो भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कोई भी डॉक्टर होता है वो पेन किलर यूज करते हैं तो साथ में एंटासिड जरूर उसमें प्रिस्क्राइब किया ही जाता है, वो बाय डिफॉल्ट बन ही जाता है। तो उससे हमें थोड़ा संभाल के यूज करना है। तो वो ब्रूफेन वगैरह कम यूज करो, उसके पहले कोई दूसरा ऑल्टरनेट आपको ले सकते हैं। फिर अभी विहार का है, देखो ये बहुत छोटा टॉपिक दिखता है, लेकिन उसका ये अम्ल पित्त है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। तो ये मनोदैहिक है। हम शरीर के लिए दोष दूसरे समुचना, संप्राप्ति, औषध योजना, संशोधन, संशमन सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी भी अम्ल पित्त के पेशेंट में आज तक कोई उसके ऊपर छूता तक नहीं है। अरे भाई थोड़ा शिरोधारा 2-4 दिन कर लियो, थोड़ा नस्य उसको सिखा दो आपको, वो तो उसका साइकेट्रिक इश्यू है, उसमें भी उसको फायदा मिलेगा, तो आपका वो 50% कम तो वैसे ही आसान हो जाएगा। तो ये अकेला चिकित्सा का भाग नहीं है, वो विहार का भी आपको समझाना है उसको, पेशेंट को उसको गाइडेंस देना है कि उसको ये कौन कौन से विहार आपके लिए पथ्य है और कौन से विहार आपको उसे बचना है जो अपथ्य है। तो उसमें सबसे अच्छा विहार वो चांदनी का सेवन है। हम शरद ऋतु में जो ये पूजा पाठ वगैरह करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, रात्रि जागरण भी करते हैं, तो वो चांदनी का सेवन का ही एक उत्तम नमूना है। वो तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन हर बार महीने में एक बार तो जरूर ये पूर्णमासी तो आती है, तो कम से कम 4-5 दिन तो चांदनी का सेवन कर ही सकते हैं। फिर बाग बागीचा में खुले उद्यान में तो खुले पैरों पे नंगे पैर पे वो घूमना है, वो भी अच्छा रहता है। फिर ये अगर ये उद्यान में अगर कोई फव्वारा चल रहा है तो उसके आसपास घूमना टहलना या वहां पर बैठना अच्छा रहता है। फिर चंदन का लेप, देखो ये भी बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन चंदन का लेप लगाते हैं उसको हेडेक में भी फायदा होता है। ये एक टाइप का हमारा एरोमा थेरेपी का भी एक रोल है। और ये
ये हमारे कपाल में वो जहाँ पर वो बहनें जो बिंदी लगाती है तो वहां पर वो अधिपति मर्म है, तो सीधा का सीधा मर्म स्थान के ऊपर वो फायदा करता है। अभी पूरा कपाल के ऊपर हम लोग ऐसा नहीं कहते कि चलो सन्यासी की तरफ पूरा कपाल को ऐसा चंदन वाला बना दो, लेकिन एक टीका तो जरूर लगा सकते हैं। तो वो आपको सहस्रार चक्र के ऊपर काम करता है सीधे सीधे। अभी दिन में 2-3 बार थोड़ा सा तिलक लगा दिया तो उसमें कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमारा सहस्रार चक्र और मनोवसुरत के लिए बहुत फायदेमंद है। वही फिर भी संगीत का अभी म्यूजिक थेरेपी बोल सकते हैं, है ना। तो म्यूजिक थेरेपी है तो उसमें भी 5-6 राग आपको मैंने बता रहा हूं मैं, उसमें सबसे बढ़िया ये फायदा मिलता है यमन कल्याण का। यमन कल्याण है, भैरवी है, शिवरंजनी है, फिर शंकराभरणम है, पुरिया धानेश्री है। देखो ऐसे राग के ऊपर आधारित कोई भी इंस्ट्रूमेंटल ट्यून सुनो, या कोई भजन हो, या कोई फिल्म संगीत भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं सुना है, लेकिन अभी आधा घंटा भी वो सुन के चला दिया तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैंने ये कई पेशेंट में उसको रिकमेंड करके देखा है, वो जरूर फायदा करता है। फिर प्रसन्न चित्तता भी बहुत जरूरी है। सौमनस्यम गर्भकरणाम बोला है, देखो चरक सूत्र स्थान 25-40 अध्याय। तो सौमनस्य है वो प्रसन्नता कारक है ना। तो सौम्य स्वभाव बनाना है, थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा संयम का भी उसको थोड़ा उपदेश देना है कि भाई काम क्रोध वगैरह से आपको बचना है, जो नकारात्मक मनोभाव है उससे हमें बचना है। फिर विनोद वृत्ति है जो बोलते हैं ना, ये बच्चों के साथ कोई चुटकुले करना या किसी के साथ हंसी मजाक करना, तो ये भी अच्छा एक मानसिक तनाव को दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है। फिर प्रार्थना करना है। अभी 5 मिनट तो प्रार्थना कोई भी कर सकता है। अभी प्रार्थना करना या वो कर्मकांड नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करके बैठ जाओ, भगवान का स्मरण करो बस, जो भी आपके इष्ट देव है। तो वो भी प्रार्थना अभी सिर्फ 10 मिनट बोलता हूँ, 24 घंटे में इतना तो भी समय निकाल सकता है। फिर रेगुलरिटी होनी चाहिए। देखो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ये 12 बजे तक 2 बजे तक जागेगा, कभी 3-4 बजे सुबह उठ, वो नहीं होना है। आपका रेगुलरिटी होना चाहिए। ये सद्बुद्ध और ये दैनिक दिनचर्या जो स्वस्थ रूप में ऐसे रोग आपको नहीं होते अगर ये करते हैं तो उसमें ये सदुरुत का पालन इसीलिए भी किया जाता है कि आपका मनोवसुरत को भी वो हानि कम होता है, ना के बराबर होता है। फिर छोटे बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए खेलना है। कभी कोई आपका उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया कुछ ना कुछ समय लेकिन खुद के लिए भी आधा घंटा निकालो। तो उसमें जैसे रिटायरमेंट उसमें कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, जिम्मेदारी नहीं, आपके लिए थोड़ा निवृत्त जैसा समय का। तो वो बिजी लाइफ में से निकालते हैं, आधा घंटा निकालते हैं, तो आपके रिलैक्स करता है। फिर एक बार कोई अच्छा उपन्यास वगैरह यूज कर लो। हाँ, तो अभी कभी कोई उपन्यास अगर सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ सुन लेते हैं, वो भी अच्छा रहता है। अभी ये छोटी टूर, अभी देखो आयुर्वेद में ये काश्यप संहिता में तो खास ये अम्ल पित्त के प्रकरण में उसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसमें देशांतर गमनम होता है अम्ल पित्त के पेशेंट में। तो बहुत छोटा, एक बार 15 दिन में एक बार ये थोड़ा छोटा टूर कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, अभी अपथ्य बताता हूं मैं। अभी अपथ्य विहार कौन सा है, तो जो भी वातवर्धक और कफ वर्धक जो भी ये हमारे लाइफस्टाइल में जो आता है वो सब ऐसे में बचना है। तो उसमें सबसे पहला आता है रात्रि जागरण और दिवा स्वाप। देखो रात्रि जागरण वात वर्धक है और दिवा स्वाप है वो कफ वर्धक है। आगे तो बनेगा। तो उसको बढ़ाने के, उसको उसके लक्षण बढ़ाने का काम कर सकता है। फिर खूब परिश्रम करना, खूब
चिंता करना, बहुत क्रोध या आवेश, उद्वेग, फिर लड़ाई झगड़े बार बार होते रहना है। भले हम नहीं करते, लेकिन वो लड़ाई झगड़े का एटमोस्फेयर है, वहां पर हम लोग रहते हैं, कोई मनमुटाव है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसे हमें वो सिफत पूर्वक हमें संभाल कर हमारे खुद को थोड़ा उससे दूर कर देना है। हमें खुद को संभालना है, खुद को संजो के रखना है। ऐसा नहीं कि हमारा खुद का कमांड दूसरे के ऊपर है, दूसरे के पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनोदैहिक रोग है। और इसीलिए मनस्थिति को ये विक्षिप्त, क्षुब्ध बनाना या अशांत होने से रोकना, ये हमारे ही हाथ में है। चिकित्सक तो आपको ये थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस दे सकता है, लेकिन उसका फॉलो तो पेशेंट को ही करना है ना। तो क्योंकि ये इसी के ऊपर वो चिकित्सा का परिणाम है वो निर्भर है, क्योंकि ये मनोदैहिक रोग है, इसीलिए इसको मनस्थिति को थोड़ा शांत रहे, वो उसको नुकसान होने से बचना है। फिर अति मैथुन हुआ, अति आतप सेवन हुआ, तो खुले शहर पर वो सब लोग घूमते पगड़ी वगैरह तो बांधते नहीं है, कैप भी बहुत कम लोग पहनते हैं। तो सिर को अभी छत्र धारण, दंड धारण ऐसे बोला है शतरुत में, तो उसका पीछे रीजन यही है कि आपको कड़ी धूप में अगर जाते हैं तो आपको सिर पे थोड़ा धूप कम लगेगा, तो छत्र धारण करना वो शुभ भी माना जाता है। तो हमारे लिए वो सब आतप सेवन से में बचना है। फिर खुले पैर लेकर आपको घूमना नहीं है। अभी कुछ लोग व्रत या ऐसा वो मन्नत रख लेते हैं कि चलो ये काम हो जाएगा तो हम खुले पैर तक, तब तक हम लोग खुले पैर रहेंगे बिना जूते के। तो ऐसा ये मन्नत वगैरह मानना वो भी अम्ल पित्त के पेशेंट के लिए नुकसान करेगा। और दूसरा है, ये बहुत कम लोगों को पता है, ये आपको ये मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं, ये आजकल बेल्ट है पहना जाता है, चाहे ये स्त्री रुग्ण हो या पुरुष रुग्ण हो, है कमरबंद बेल्ट या पट्टा जो भी बोलते हैं, तो उसको बहुत कस के बांधते हैं। कुछ लोग उसका रीजन कोई भी हो, कुछ लोग फैशन के हिसाब से, कुछ लोग ये कपड़े वगैरह ढीले होते हैं उसकी वजह से, लेकिन किसी भी वजह से अगर ये एकदम फिट टाइट बेल्ट वगैरह बांधा तो वो सीधे सीधे हमारा पाइलोरिक वाल्व को वो लूज कर देता है। ये एक दो दिन में नहीं होता, ये उसका संप्राप्ति बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाद में उसको इडियोपैथिक रीजन मानकर वो बोल देते हैं अभी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, या उसका डियोड्रेनाइटिस या डियोड्रेनल अल्सर या डियोड्रेन का ये ग्रहणी का कैंसर तक हो जाता है। तो हमें अभी सिर्फ ये बहुत छोटा मैटर है, अभी ये किसी पुस्तकों में लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आपको बेल्ट वगैरह आपको पेशेंट को खास करके अभी वो पहन कर नहीं आया तो भी उसको खास करके उसको समझाना है कि आपको ये इससे बचना है, ठीक है। तो ये इतना आपको ये बता रहा हूँ। अभी कोई भी आपको डाउट हो आपने उसका फिर उसका डिस्कस करूंगा मैं। अभी आते हैं वो अम्ल पित्त का चिकित्सा के फैक्टर में, ठीक है। देखो, धातु साम्य क्रिया प्रोक्ता तंत्र से प्रयोजनम, तो ये कोई भी रोग हो उसमें धातु साम्य बहुत जरूरी है। और स्वस्थ की व्याख्या में भी बोला है ना, समदोष सम धातु मल क्रिया, तो प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना प्रसन्न स्वस्थ इति अभिधीयते। तो वो दोष दूष्य समूर्छना का विघटन करना और जो दूषित दोष है उसको अवस्था में लाना, और धातुओं का क्षय हुआ तो उसको वृद्धि करना है, और वृद्धि हुआ है तो उसको क्षय करना है। तो समाह पालयितव्याः ये क्षीणाः वर्धयितव्याः वृद्धाः क्षपयितव्याः, ये आपको ये शास्त्रों में बताया, हमें उसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। और उसमें हमें मदद करता है ये सब पथ्य, ये संशोधन और निदान परिवर्जन, ये यही तो चिकित्सा बताई है, सभी रोगों में ये लागू होता है ना। तो सबसे पहले अम्ल पित्त के पेशेंट में उसको वमन या विरेचन करके उसको शोधन करना है, और साथ में पथ्य का पालन करके उसको अनुलोमन करा है। अनुलोमन के लिए वो अनुवसन या नीरुबस्ती पैदा करता है। तो ऊर्ध्व गति होती है और अधोग अम्ल पित्त में उसका अधोगति होता है। तो पित्त को अपने स्थान में लाने के लिए ऊर्ध्व अम्ल पित्त में विरेचन करना है और अधोग में वमन कर्म कराना है। तो विमार्ग गमन हम जो बोला है ना, श्रोतस के अंदर भी वो उसका जो गति बताया, तो दोषों की भी गति है। तो ऊर्ध्व अधोग और तिर्यकगामी बताया, तो वो धातु में जाता है तो वो तिर्यक गमन बनता है। तो उसको फिर से अपने स्थान में लाने के लिए ऐसा वो
वमन विरेचन किया जाता है। तो अधोग में वमन कर्म करना है और ऊर्ध्वोग में विरेचन कर्म करना है। अगर ये देखो वमन कर्म है वो अभी आजकल के समय में इतना थोड़ा संभालना है, क्योंकि आजकल रोगी का ये बल और मांस दोनों क्षीण होता है। अगर क्षीण बल मांस वाला या अवर सत्व वाला कोई रोगी है, उसको वमन कर्म कराते हैं तो उसमें व्यापक होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है और रोग वृद्धि भी होती है, पंचकर्म व्यापक भी होगा और जो भी चिकित्सक होगा उसका अपयश का कारण भी बनता है। तो हमें उससे बचने के लिए उसको टालना है क्या, किस तरह से हमें लघु वमन कराना है या सद्य वमन कराना चाहिए, तो आपका वो ये व्यापक होने का संभावना है बहुत कम हो जाता है। तो ये शारीरिक और मानसिक व्याधि क्षमता, ये तीनों को उसमें ह्रास होने से रोकने के लिए भी ये वमन कर्म रोकना चाहिए। अभी बहुत कम पेशेंट में उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सब कुछ जो भी हम जानते हैं सभी उंडेल नहीं दे सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक बैठता है, अगर आपके पास इमरजेंसी डेवलप होने पर उसको मैनेज करने की पूरी टीम है, तभी आप उसको वमन कर्म करें, अदरवाइज वमन कर्म ना करें। वो आपको मेरी पर्सनल आपको एडवाइस दे रहा हूं मैं। और सद्य वमन किया तो बाद में आप उसको विरेचन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ऐसा नहीं कि ये उद्योग में विरेचन करना है और अधोग में वमन करना है और बाद में कुछ नहीं करना है, तो दोनों के साथ में। लेकिन विरेचन कर्म है ना, वो बहुत अच्छा फायदा देती है। वो विरेचनम पित्त हराणाम बोला है चरक सूत्र स्थान 25-40 में। तो विरेचन कर्म है वो पित्त शमन करने के लिए और पित्त का ये निर्हरण करने के लिए बहुत असरकार, और कोई नुकसान नहीं है, शायद ही उसका कोई आपको नुकसान आपको बैठे को देखने मिलेगा। तो ये वमन विरेचन दोनों होता है ना, तो ये जिस तरह से ये कोई पेड़ को जड़ से काट देते हैं तो कैसे उसका समूल नाश हो जाता है, ठीक इसी तरह जो भी रोगी है उसके जो रोग के जो रोग कारक जो भी धातु वैषम्य है, फिर संसंजय ये जो बताए उसको जो नुकसान वाले जो अपत्य सेवन के कारण जो दोष वैषम्य हुआ है, तो उसको वो समूल ठीक कर देता है। और वो जो अपने दोषों को अपने स्वस्थान में लाने का जो मुश्किल काम है, वो ये वमन विरेचन से हो जाता है। और बस्ती होता है वो उसको बैलेंस कर देता है। तो चिरकालीन अम्ल पित्त का जो भी पेशेंट है उसमें शोधन करने के बाद हम लोग नीरू बस्ती, अनुवासन बस्ती कुछ दिन देते थे, कभी योग बस्ती किया, कार्म बस्ती किया, लेकिन कार्म बस्ती तो कभी जरूरत नहीं पड़ता है। योग बस्ती करता मतलब 8 दिन होता है, वो बहुत काफी हो जाता है 99% केस में। शायद 1 या 2 पेशेंट में आपको ये काल बस्ती करना पड़ता है 16 दिन का, अदरवाइज 10 दिन का भी जरूरत नहीं पड़ता, 8 दिन काफी हो जाता है। ठीक है, अगर ये इस तरह से अगर हम फॉलो करते हैं तभी हमारा ये औषध योजना है वो सफल बनेगा, अदरवाइज वो घूमता रहता है, पेशेंट हो या डॉक्टर हो कोई भी हो। क्योंकि हमें ये समझना है, देखो अम्लपित्त का चिकित्सा है, उसमें आपको 4 बातें आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें पित्त दोष का शमन करना है, फिर पित्त दोषघ्न औषध और आहार का आयोजन करना है, और वो सब किया बाद में पित्त निःसरण भी करना है। देखो पित्त निःसरण है वो लीवर में से बाइल वगैरह को वो एक्सेस होता है उसको निकालने का बात है। ये 3 स्टेप हो गया, और उसके बाद में उसको मूत्र और पित्त संशोधन मेडिसिन देना है। पित्त निःसारक और पित्त संशोधन दोनों शब्द अलग है, मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। लेकिन इसमें ये अम्ल पित्त के पेशेंट में मूत्र औषधि का बहुत बड़ा फायदा देखा जाता है। अभी उसमें कोई भी आप यूज कर सकते हो, पुनर्नवा है, फिर ये श्वेत परपटी है, कोई भी क्षार ले लिया, योग क्षार, सोजी का क्षार कोई भी, तो ये मूत्रल हो गया, गोक्षुर वगैरह है, रसायन चूर्ण है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। ये बर्नी म्यूक्चुरेशन है, हिमेचुरिया है, उसमें भी वो काम करेगा, वो कभी फेल नहीं जाता। फिर अभी आपको आते हैं ये देखो ये 4 बातें आपको बताए, तो ये इसका एक बार में सब कुछ नहीं होता। पित्त दोषघ्न का काम भी करना है, पित्त शमन भी करना है, पित्त निःसरण भी करना है, मूत्रल और पित्त संशोधन, ये 5-6 बातें बताए। लेकिन ये सब उसको युक्ति पूर्वक उसको मैच करना है, क्योंकि तिष्ठत पर ही युक्ति न किया कहा है शास्त्रों में। तो योजना पूर्वक आप काम करते हैं, कभी मेडिसिन को दो तो कभी आप असफलता नहीं होगी, आप कभी फेल नहीं जाओगे। तो औषध व्यवस्था में सबसे टॉप लेवल पर आता है पत्ती का चूर्ण। देखो
एक डॉक्टर सबसे पहले देखो इस को मुंह कर चुका है, ये बहुत सुप्रसिद्ध औषधि है। बस इसमें ये थोड़ा ध्यान ये रखना है, दो बातें आपको याद रखना है। किसी मधुमेही या प्रमेह रोगी को ये अविपत्तिकर या स्वादिष्ट विरेचन या शीतोपलादी या कोई भी शक्कर वाला ये योग है, चीनी वाला योग नहीं देना है, आंवले का मुरब्बा वगैरह, तो उसका ये थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये, आपको ये हो सके तो अविपत्ति का चूर्ण आप खुद बना लो, या तो फिर ऑर्डर देकर बनवा लो कहीं से। लेकिन ये मार्केट में जो भी मिलता है तो शायद ही कोई शक्कर डालता होगा। आप देख लो जिस रेट में ये सब जो फार्मेसी बेच रही है, बहुत कम लोगों को आपको मिश्री वाला ये अविपत्ति का चूर्ण मिलेगा। तो ये मिश्री आपको बहुत फायदेमंद है, चीनी नहीं, चीनी से आपका अम्ल पित्त बढ़ जाएगा और फायदा भी नहीं होगा। तो दूसरा मेडिसिन है यष्टि मधु। अभी आपको स्वादिष्ट विरेचन का बोला तो वो बहुत कम यूज करना है, लेकिन आप अकेला यष्टि मधु चूर्ण, यष्टि मधु घृत आता है, यष्टि मधु घनवटी भी दे सकते हैं, उसका फांट भी दे सकते हैं। ऐसे कैसे भी कोई भी कल्प बना सकते उससे डायरेक्टली। फिर उसका यष्टि मधु है तो उसका थोड़ा सा भून के हम लोग उसका वो मुखवास में भी यूज करते हैं। वो आपको मैं आगे बताऊंगा, मैं अम्ल पित्त का मुखवास कैसे बनता है, ठीक है। तो वो यष्टि मधु है, कैसे भी आप उसको खिलाओ, आंख बंद करके, कभी नुकसान नहीं होगा। अगर अविपत्ति का चूर्ण अगर सही नहीं मिलता है तो अश्वगंधा वगैरह जैसे यूज करता है, उसी तरह आपको अम्ल पित्त के पेशेंट में शतावरी का यूज करना है, ठीक है। तो शतावरी है, यष्टि मधु है, वासा है, तो वासा यष्टि शतावरी है, तीनों का कॉम्बिनेशन हमने ओपीडी लेवल में बहुत यूज किया है। सिर्फ 2-3 महीने में बहुत सारे अम्ल पित्त के पेशेंट में ठीक होता है। लेकिन ये प्रारंभिक अम्ल पित्त में ही काम करता है। देखो अभी ये क्रॉनिक हो चुका है तो उसमें वो उतना लाभप्रद नहीं बनता है, तो उसमें तो रसौषधि यूज करना होता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में अविपत्ति का चूर्ण, यष्टि मधु, शतावरी, वासा ये काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। अभी दूसरा एक योग आता है जिसको वमन होता है। देखो अम्ल पित्त में वमन भी बहुत होता है, छर्दी, उत्क्लेश, रल्लास, ये सब। तो उसके लिए एक योग में शतावरी मंडूर, सप्तामृत लो, यशद भस्म, ये तीनों 2-2 रत्ती लेना है 250 mg, और छठी चूर्ण उसको 500 mg देना है। ये चारों को मिला के 4-5 पुड़ी आप देना है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए आवाज। हाँ, देखो शतावरी मंडूर, अगर शतावरी मंडूर नहीं मिलता है तो पुनर्नाम मंडूर भी चलता है। तो पुनर्नाम मंडूर 250 mg, सप्तामृत लो 250 mg, यशद भस्म 250 mg, और छठी चूर्ण 500 mg। इसकी 3 या 4 खुराक आप दिन में दे सकते हो। फिर अम्ल पित्तांतक लो, शंख भस्म और कामदूधा। कामदूधा 500 mg और अम्ल पित्तांतक और शंख भस्म 250 mg देना है। और उसको गुलकंद और आंवले के मुरब्बे से, ये गेस्ट्राइटिस में अच्छा काम करता है। गेस्ट्राइटिस जिसको अम्ल पित्त से ज्यादा गेस्ट्राइटिस में अच्छा काम करता है ये। फिर नारिकेल लवण 1 ग्राम, शीतल परपटी 250 mg, अमल की रसायन 250 mg, और इसको कुष्मांड स्वरस या कुष्मांड पाक, कुष्मांड अवले या उसका पेठे बनता है, तो पेठे के साथ भी ये बहुत सुंदर काम करता है। ये मैंने करीब 350-400 पेशेंट में तो सिर्फ इतना देकर भी काम लिया था। देखो अमल की से अच्छा अमल की रसायन है। हमने ये 2-3 बार हमारे गुरुजी से भी मैंने सुना था कि अगर आपको अमल की घनवटी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अमल की घनवटी बनाना थोड़ा वैसे मुश्किल भी है, लेकिन अमल की रसायन तो आप बना सकते हो। जहां कहीं भी आंवले का यूज करना है तो अमल की रसायन यूज करो। ठीक इसी तरह पिपली यूज करना है तो उसके बदले 64 प्रहरी पिपली, वो आपको बहुत अच्छा फायदे देता है। तो नारिकेल लवण, शीतल परपटी, अमल की रसायन, कुष्मांड स्वरस या पाक के साथ दे सकते हैं। फिर आएगा दूसरा है सूतशेखर रस, लीला विलास रस, सूतशेखर रस दोनों 250 mg, सप्तामृत लो 500 mg, और भृंगराज घनवटी 1 ग्राम देना है। देखो ये क्रोमिज होता है ना, ये एच पाइलोरी का ये एसिड रिफ्लक्स और एच पाइलोरी के पेशेंट है, उसमें भी अम्ल पित्त के बहुत सीवियरिटी वाले को लक्षण मिलते हैं। तो उसमें ये लीला विलास रस का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। वैसे ये वैद्यों में ये बहुत प्रचलित है, तो हमें वो उसका उपयोग करना है।
तो खास करके एच पाइलोरी का तो कहीं भी इलाज नहीं है। अब वो तो एक बार वो होस्ट बन गया, एक बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक बार वो कोई उसका होस्ट बन गया, एक बार लग गया और फिर लाइफ टाइम रहता है। लेकिन हमें उसका लोड जो है ना, जैसे वायरस का लोड होता है, उसी तरह इसका जो बैक्टीरिया की जो संख्या है उसको हम कटौती कर सकते हैं। और उसके लिए भृंगराज घनवटी के साथ अगर लीला विलास दूसरा कुछ भी नहीं मिलता है, भृंगराज घनवटी या भृंगराज का फांट या पाउडर के साथ लीला विलास रस देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब उसको हम लोग तो शतावरी घृत या शतावरी ग्रेन्यूल्स के साथ देते हैं, तो थोड़ा पेशेंट के लिए वो औषध सेवन करने के लिए भी थोड़ा इजी बन जाता है। फिर ये तिक्तरस प्रधान एक योग बताता हूँ मैं, ये पंचनिम्बादी चूर्ण है वो या घनवटी, दोनों में से कोई, तो वो 1 ग्राम लेना है। फिर सीतामंडुर, धात्री लौ और अमृता सत्व। अभी ये चारों को हम लोग चंदन ओसिर पानक के साथ, चंदन ओसिर पानक वो आपको मिलेगा, चंदन और ओसिर का शरबत मार्केट में भी मिलता है, आप घर पर भी बना सकते हैं। वो शरबत के प्रकरण में आपको मैं बताऊंगा, मैं बहुत सारा है। तो चंदन ओसिर पानक के साथ ये 4 मेडिसिन बहुत अच्छा फायदा देता है। फिर जिसको ये प्राइमरी स्टेज का है, जो अम्ल पित्त का, जो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 या 2 महीने का ही हिस्ट्री है, तो उसको सप्तामृत मिश्रण, जैसे त्रिभुवन कीर्ति मिश्रण मिलता है ना, सुदर्शन मिश्रण मिलता है, ठीक इसी तरह सप्तामृत मिश्रण आप खुद बना भी सकते हो। उसमें बहुत सिंपल सा मेडिसिन है। सप्तामृत की तरह, लोह की तरह इसमें 7 वैरायटी नहीं है, लेकिन सप्तामृत लोह उसका मुख्य औषधि है, इसीलिए उसको सप्तामृत मिश्रण का नाम दिया गया है। तो सप्तामृत लोह, अमृता सत्व, स्वर्णमाक्षिक भस्म, शतावरी चूर्ण, प्रवाल पिष्टी, बस ये 5 ही मेडिसिन है। और उसको अगर ये आंवले का मुरब्बा या अष्टमधु घृत या अमल की रसायन या चंदनादि हीम या नीलोफर का शरबत के साथ देते हैं तो वो उसको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। डोज बहुत कम रखना है, सारे के सारे 250 mg रखो, ठीक है, लेकिन उसको 6 से 8 बार देना है, हल्का सा थोड़ा थोड़ा। फिर एक बताता हूँ मैं, वो प्रैक्टिस में भी हम लोग आज भी बहुत सारे यूज करते हैं इसको। धान्यकादि हिम जैसे ही वो कॉम्बिनेशन है, उसमें धान्यकादि हिम का शास्त्रों में वर्णन मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत में उसमें फेरबदल किया है। अभी उसमें धान्यक है, यष्टि मधु है, उशीर है, एला है, और दोनों टाइप का चंदन, सफेद और लाल चंदन। कभी कभार हम लोग दालचीनी डालते हैं, लेकिन वो बहुत कम यूज करते हैं हम लोग। तो दालचीनी के बदले हम एला ज्यादा डालते हैं तो वो सुगंधी बहुत अच्छा बनता है। और उसको थोड़ा सौंफ डालना है, मिश्रे या डाल के बनाना है, तो उसका हीम या उसका शरबत या उसका शार्कर बना सकते हैं। शार्कर कल्पना हमारा वो शरबत ही है और कुछ नहीं है। जो यूनानी में शरबत बोलते हैं, तो आयुर्वेद में उसको शार्कर कल्पना बोला है, ठीक है। फिर किसी को बहुत ज्यादा व्रण हो गया है, ड्यूडिनल अल्सर या इसोफेगस में व्रण हो चुका है, तो उसको जाति पत्र क्वाथ या दशांग क्वाथ दे सकते हैं, या पटोलादि क्वाथ है, फिर फलतिकादि क्वाथ है, गुनिम्बादि क्वाथ है, यष्टि मधु क्वाथ, फांट या हिम, इसमें से कोई भी एक, सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जाति पत्र मतलब चमेली, हम लोग जो जाति घृत या जात्यादि घृत मिलता है ना, तो जाति पत्र वो चमेली के पत्ते में से ही बनता है, तो उसको अगर डायरेक्ट खिलाते तो बहुत फायदा देता है। तो उसका क्वाथ बना के उसमें योग्य अनुपान आप डाल सकते हो, आप अनुकूल, जो भी पेशेंट का अनुकूल है उसके हिसाब से। फिर ये कुष्मांड औले है, वातावले है, ये अच्छा काम करता है, तो पित्त का शमन करता है। पित्त का, मैंने जो बोला ना, ये पित्त का संशोधन ये वासावले बहुत अच्छे से होता है। तो ये संप्राप्ति विघटन के लिए बहुत अच्छा है। ये अम्ल पित्त में रस और रक्त दोनों दूष्य बताया है, तो ये रक्त शोधक भी है और पित्त निःसरण भी करता है, तो वो बहुत अच्छा उसका कॉम्बिनेशन बताया। उसको हम लोग गुलकंद भी खिला सकते हैं, ये वासावले और गुलकंद दोनों साथ में देते हैं तो उसको तीखा नहीं लगता है। देखो वासावले में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट है, वासा होता है, पिपली होता है और हनी, शर्करा होता है, बस थोड़ा उसमें हनी होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन पिपली अगर ज्यादा है, किसी को दाह है वगैरह है, उनमें स्टोमेटाइटिस और मुखपाक हुआ है, तो उसको गुलकंद के साथ या कुष्मांडवले के साथ मिला के वासावले देना है। अकेला देने से कभी कभार वो मुखपाक का कंडीशन बढ़ सकता है, उसको हम गुंजा पत्र भी खिला सकते हैं।
तो वो मुखवास में आएगा, वो आगे आज बताऊंगा मुखवास में। फिर नारिकेल खंड पाक या नारियल बर्फी, ये भी अच्छा चलता है। अगर वासावले सूट नहीं करता है किसी को तो उसके पहले द्राक्षावले दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। खास करके छोटी एज वाले लेडी पेशेंट है उसमें तो वो वासावले बहुत तीखा लगता है, तो वो उसको द्राक्षावले बहुत अच्छा सूट करेगा। कुछ घृत यूज करते हैं हम लोग, तो उसमें घृत कल्प में उसमें शतावरी घृत है, ये जाति घृत, देखो मार्केट में मिलता है वो जात्यादि घृत या जाति घृत, उसमें वो उपयोग ना ही करे तो अच्छा है। जाति घृत आपको घर पे ही बनाना है। देखो ये शतावरी घृत है, ये यष्टि मधु घृत है, ये पटोल घृत है। पटल माने परवल, तो परवल के पत्ते ये नहीं मिलता है तो परवल तो मिलता है, तो उसका काढ़ा बना उसका बना। ये 2-3 घृत है, 4 घृत है ना, शतावरी, यष्टि, जाति और पटोल, ये 4 में से कोई भी एक घृत आप घर पर भी बना सकते हैं। बहुत ज्यादा सामान नहीं चाहिए उसमें, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर मार्केट में मिलने वाला पंचतिक्त घृत है, तिक्त घृत है, फल घृत है, पंचतिक्त घृत गुगलू है, ब्राह्मी घृत है, सारस्वत घृत है, ये हम लोग उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये मनोवश स्रोत के ऊपर ये ब्राह्मी और शतावरी घृत काम करता है। हम इसको शतावरी यूज करने तो अच्छा रहता है, लेकिन मनोभाव के ऊपर काम करने तो ब्राह्मी घृत और सारस्वत घृत अच्छा रहता है, क्योंकि ये मन को भी शांत रखता है, और क्रोधी स्वभाव है तो उसको वो शांत रखता है, तो उसमें फायदा करता है। फिर अगर जो दशमानी हमें चरक में बताई है, तो वो दाह प्रशमन दशमानी के ऊपर थोड़ा फोकस करके उसमें से कोई भी 4-5 आइटम भी, अगर सब कुछ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई भी 4-5 आइटम भी आप लेकर बनाते हैं तो उसका हीम या उसका वो शरबत या उसका फांट बना के दे सकते हैं। तो उसमें वो सबसे बढ़िया आता है धान्यक है, यष्टि मधु है, उशीर है, एला है, चंदन है, परपटक है, परपटक पीत पापड़ा बोलते हैं, फिर मिश्रिया है, गुलाब की पत्ती, जो वो तरुणी, संस्कृत में उसको तरुणी बोलते हैं ना, तो गुलकंद बनता है उसका, गुलाब का पत्ती, फिर अनंत मूल या सारीवा, ये अच्छा है, वो दाह प्रशमन में आता है। फिर गुड़ुची है, गंबारी है, गंबारी का फल कोई यूज नहीं करता, करोड़ों रुपए का वो नुकसान बच जाता है अगर गंबारी का फल, ऐसे अभी सीजन आएगा अभी 1 महीने के बाद, तो उसमें गंबारी के फल लगते हैं, तो वो कोई यूज नहीं करता, लेकिन उसका मुरब्बा बनाते हैं तो बेल के मुरब्बे की तरह वो बहुत अच्छा फायदा देता है। फिर ये लाजा होता है, वो भी अच्छा था, जो मुरमुरे है ना, वो खाने में भी दाह प्रशमन करता है, उसको पाउडर वगैरह का अभी मंडपेया विलेपी जो बताया है ना, वो संशोधन कम में यूज करता है, तो उसमें ये लाजा का बहुत जगह पर उसका उल्लेख किया गया है। फिर उत्पलादिगण ये सुश्रुत में बताया है, तो उसमें से कोई भी 2-3 आइटम आप लेकर उसका फायदा उठा सकते हैं। और चरक में मधुर स्कंद बोला है, विमान स्थान है, तो भी आपको अच्छा फायदा दे सकता है। फिर आता है अकेला सिंगल ड्रग, देखो वासा है, यष्टि है, गुरुजी है, अमल की है, उसमें से कोई भी आप ले सकते दे देते चलता है। कोई गरीब आदमी है तो उसको वासा टेबलेट या यष्टि मधु टेबलेट देते हैं, वो अच्छा काम करता है। फिर धात्री लोग, हाँ आज का अभी हमने अभी 1 मिनट में अभी समाप्त करता हूँ मैं। ओके अभी 1 मिनट। तो अभी ये सीता मंडूर है, धात्री लो है और प्रवाल पंचामृत, ये तीनों को मिला के हम लोग भीमसेनी कपूर के साथ खिलाते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। वो इमरजेंसी मेडिसिन भी है, वो आपको इमीडिएटली आपको शीतलता प्रदान करता है। अब पान वगैरह में खाते हैं तो जिसको मुंह में छाले पड़ते हैं तो उसको भीमसेनी कपूर खिलाना है। देखो मार्केट में 8 टाइप के कपूर आते हैं, उसमें से खाने का कपूर सिर्फ और सिर्फ भीमसेनी कपूर ही है, बाकी कपूर खाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। ठीक है, अभी आज मैं समाप्त करता हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा मैं। अभी चिकित्सा का तो चैप्टर अभी लंबा चलने वाला है। ठीक है, अभी अगले सैटरडे को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी किसी ने कोई नोट किया हो डॉक्टर साहब ने जो क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ में नहीं आई, प्लीज आप पूछिए, 5 मिनट का वक्त है। गुरुजी आवाज पूरी तरह टूट कर आ रही है, कुछ समझ में एकदम नहीं आ रही थी। आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है जी, कुछ समझ में ही नहीं आया। ओके, आप लोग ना वीडियोज रिकॉर्ड है तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग बाद में इसको देख करके नोट बना लेना, नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ लीजिए।
जी जी ठीक है। हाँ, शुरू में ही ले लेंगे। हम्म, ठीक है, ठीक है जी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। सुपर फास्ट, मगर बहुत अच्छा इनमें, बहुत बुजुर्ग है, बहुत ही अनुभवी है, तो इनके इस अनुभव का हमें नॉलेज, हमें भी उसका बेनिफिट मिलनी चाहिए और इस तरह से मिल भी रहा है। मेरा ऐसा मानना है, अब ये जो डॉक्टर साहब है गुजरात से है, हर गुजराती आदमी का जो नीस है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो आप लोग जानते हो। क्लास में तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको दिन का 500 रुपया तक समथिंग अमाउंट देना पड़ेगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बगैर ये सब चीज़ें तो होती नहीं ना, उनको हम हर सप्ताह को शनिवार को बुलाए और करें। तो अब हम कितने, अभी 20-23 लोग बैठे हैं, तो 23 लोग अगर कितने कितने अमाउंट पे करेंगे तो 2000 रुपये इनका 1 महीने का हो सकता है। उसको हम लोग काउंट करेंगे, उतने उतने अमाउंट अगर हम देंगे तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि डॉक्टर साहब के साथ हमारा ये एक दिन का क्लास कंटिन्यू चलेगा। हाँ जी मुकेश जी। 100 रुपया गुरुजी हो जाएगा। गुरुजी उसके साथ जो आपको पेमेंट करते हैं ना, उसी के साथ 100 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिया करेंगे, तो आप इनको देना जितना भी बनता है इनका। हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसी ही बात से महीने का 1 तारीख होता है, इनको मैंने अमाउंट देना है, तो उससे पहले आप लोग अमाउंट डाल दीजिएगा। क्योंकि देखो, पहले भी जो डॉक्टर को मैंने रखा था, उन डॉक्टर में दिक्कत ये थी कि स्टूडेंट हमें पेमेंट पे नहीं करते थे। हाँ, पेमेंट पे ना करने की वजह से उनको मुझे क्लास में आने के लिए कैसे करिए, अब मैं 3-4 महीने तो मैंने किया ही है जैसे तैसे। अब कम से कम में लगा लो 6-7 स्टूडेंट तो पैसे जमा करते थे, बाकी नहीं कर पाते थे। तो थोड़ा दिक्कत होने की वजह उनको मुझे, लेकिन इन ये जो डॉक्टर है ना, ये बहुत तेज है और बहुत फास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत दिमाग है इनमें। आयुर्वेद का कीड़ा हम कहते हैं ना, तो वो कीड़ा है ये। और देखो, मैं तो आप लोगों को आयुर्वेद का सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है जिनमें, उनके साथ चलना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। उनके साथ चलना पड़ेगा। और ये जो है, मैंने आज तक कितने सारे डॉक्टर देखा, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन क्लास भी देखा, इनका बहुत गजब का नॉलेज है इनके पास। देखो ना, कितनी बातें कितनी फास्ट बोलते हैं, तो ये गजब का नॉलेज है इनके पास। तो हम चाहते हैं कि इनको हर शनिवार को हमारे इस क्लास में लेके आएंगे, बाकी लोगों को भी हम जोड़ेंगे, आप लोग भी जरूर जुड़िएगा। अब इनको बीच में हम जस्ट जरा से भी हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओ सॉरी।